हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स देवेशपाल और पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इकोलॉजी। ठीक है, फटाफट क्विकली रिवीजन करते फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इकोलॉजी में बात की थी। यहाँ पे आपको याद क्या रखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। आपको क्या याद रखना है, ये 3 वर्ड। ठीक है, हैकल, रीटर और रामदेव मिश्रा। हैकल ने क्या क्या शब्द दिया है, रीटर ने फादर ऑफ इकोलॉजी, रामदेव मिश्रा क्या है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें क्या याद रखना है आपको, तो इसमें आपको ये वाला पूरा चार्ट याद रखना है। ठीक है, किसके बाद क्या आया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे। तो इम्पोर्टेंट की बात करें हम लोग, तो आपको ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि भारत के प्रमुख जीवोम कौन कौन से हैं। ठीक है, और जीवोम का निर्माण कैसे होता है, ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये डायग्राम आपको याद रखना है। ठीक है, कि हो सकता है लैबलिंग करने को आ जाए आपको। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करी थी हम लोगों ने, 1 मिनट, ये हम लोगों का डायग्राम आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, डायग्राम के बाद क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, ये वाला पार्ट कि गर्म झरने और गहरे सागर में जो है टेम्परेचर कितना होता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें तो आपको याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, कि जो है कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से होते हैं, जो है यूरीथर्मल एनिमल कौन से होते हैं, रिस्टोनोथर्मल कौन से होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात की थी हम लोगों ने, ये वाला डाटा आपको याद रखना है, ये वाला कि जो है इनलैंड वाटर में जो है सॉल्ट कितना पाया जाता है, समुद्र में कितना पाया जाता है, और हाइपर सलाइन लेग्यून्स में कितना पाया जाता है। इसके बाद ये वाला पार्ट, यूरी हेलाइन स्टेनो हेलाइन क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें लाइट के ऊपर, हम लोगों ने बात की थी लाइट के ऊपर, ये बेसिक है, बस ये याद रखना है आपको कि ग्रीन एल्गी, जो है ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। इसके बाद मृदा की बात करें तो ये याद रखना कि मृदा बनाता कौन है, क्या जो है किस पे डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें, ये इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ सॉइल कैसे निर्धारित की जाती है, तो पर्कुलेशन ऑफ और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के द्वारा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। इसके बाद रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, अच्छा ये स्टार्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों ने इतनी बातें कर ली थी। इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कि अजैविक जो होते हैं, ये परिस्थितियों में, अजैविक परिस्थितियों में ये क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं एनिमल्स हमारे। और जीव जो जीव है हमारे, ये दबाव वाली परिस्थिति का जब ये सामना कैसे करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि जो जीव है ये दबाव वाली परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या करते हैं, स्थिर स्थायी आंतरिक पर्यावरण विकसित कर लेते हैं, यानी कि स्थायी पर्यावरण विकसित कर लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं होम्योस्टेसिस या फिर समस्थापन। इसमें होता क्या है, तो यहाँ पे जैव रासायनिक अभिक्रियाओं और कार्यकी प्रकारियों मीन्स फिजियोलॉजी फंक्शन की इनके पास जो है मैक्सिमम इफिशियंसी पाई जाती है, यानी अधिकतम दक्षता पाई जाती है। तो इतना क्लियर है। क्या याद रखना है, हम लोगों ने बोला कि जो जीव है दबाव वाली परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं, तो स्थिर, ये जो है अपने आप को स्थिर कर लेते हैं। ठीक है, स्थिर कर लेते हैं, स्थिर पर्यावरण विकसित कर लेते हैं, जिसको हम लोगों ने क्या कहा था, 1 मिनट, ये जो है बैक हो गया है, 1 मिनट। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि हम लोगों ने बोला ये अपने आप को क्या कर लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं। इनके पास जो है बायोकेमिकल रिएक्शन और फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने के लिए मैक्सिमम इफिशियंसी पाई जाती है। चलो आगे बढ़े हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है हम लोगों के पास में, हम खुद हैं। एक व्यक्ति की बात करें तो इसका हमेशा टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस।
अब ये परिवेश का तापमान अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं हम लोग। लेकिन वहीं बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाए, जैसे अभी कुछ लोगों ने पढ़ाई नहीं की होंगी, क्यों? बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि मानव क्या करता है, गर्मी का अगर सीजन है तो वो क्या करता है, एयर कंडीशनर लगा लेता है, और अगर ठंड का समय है तो हीटर लगा लेता है, और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे बहुत अच्छे से कार्य कर सकता है। इसके बाद हम लोग ये ग्राफ आपको समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको लेबलिंग करने के लिए पूछा जा सकता है। हम लोगों ने इस तरफ क्या लिया है, इंटरनल लेवल, इधर क्या है, एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तीन तरीके से रिस्पॉन्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक पार्शियली रेगुलेटर्स, ठीक है, एक रेगुलेटर्स और एक कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, अभी क्या होते हैं, तो ये कॉन्फॉर्मर्स की बात करें हम लोग, तो ये याद रखना, ये क्या करते हैं, ये शरीर का तापमान परिवेशी तापमान के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं, हम लोग ये बना लेते हैं, पप्पू बना लिया हम लोगों ने, ठीक है, ये बहुत अच्छे से हम लोगों ने एक पप्पू को डिजाइन कर लिया। इसका टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये इसके चारों तरफ का वातावरण है। यहाँ का टेम्परेचर कितना है, यहाँ का भी कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। यानी बाहर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपनी बॉडी के अंदर का भी टेम्परेचर कितना रखेगा, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहीं पे ये अगर बाहर का वातावरण 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो यहाँ पे भी जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, यहाँ का 25 हुआ तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 25। तो ये चीज़ समझ गए क्या, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, अब रेगुलेटर्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स, पप्पू को मिटा दिया हम लोगों ने। रेगुलेटर्स की बात करें तो ये हमारा पप्पू है, ठीक है। अब हम लोगों ने बोला यहाँ ये बाहर का वातावरण, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर मान लो 45 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ का हमेशा कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, चाहे यहाँ 45 हो जाए या यहाँ पे 50 हो जाए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ का टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा, स्थिर बना रहेगा। उसको हम लोग कहते हैं रेगुलेटर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्शियली रेगुलेटर्स, ये क्या होते हैं। तो पार्शियली रेगुलेटर्स की बात करें तो देखो, कुछ समय तक इनके शरीर का जो तापमान ये बदलते हैं, लेकिन फिर क्या होते हैं, रेगुलेट हो जाते हैं। रेगुलेट यानी स्थिर हो जाए। देखो यहाँ से इन्होंने टेम्परेचर बदला, कुछ समय तक के ये इन्होंने चेंजेस किए, लेकिन फिर क्या हो गए, ये रेगुलेटर्स की तरह बिहेव करने लगे। क्लियर है, तो ये तीनों चीज़ें हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, तो रेगुलेट, कि ये रेगुलेट कैसे करते हैं। तो इसका मतलब है नियमन करना। तो यहाँ पे कुछ जीव जो है होमियोस्टेसिस को बनाए रखते हैं। होमियोस्टेसिस हम लोग समझ चुके थे, यानी स्थिर टेम्परेचर। ये फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, ये शरीर का तापमान और परासरणी सांद्रता को क्या रखते हैं, स्थिर रखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो सभी पक्षी, स्तनधारी और बहुत थोड़े से निम्न कशेरुकी और कुछ अकशेरुकी जातियाँ ये सक्षम होती है रेगुलेट करने में। कैसे करती है, तो ये ताप का नियमन और परासरण नियमन कर सकती है ये। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो जो विकासवादी जीव वैज्ञानिकों का विश्वास था, क्या विश्वास था, कि जो स्तनधारी की सफलता का कारण क्या है। तो इन्होंने बताया इनकी सफलता का कारण ये है कि ये शरीर का तापमान स्थिर रखने में क्या है, सक्षम है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कैसे, तो इन्होंने बोला ये सक्षम रख सकते हैं, चाहे जो है ये अंटार्कटिक वाले एरिया में हो या सहारा डिजर्ट में हो। ठीक है, ये सहारा है, सहारा डिजर्ट, डिजर्ट में यानी रेगिस्तान में, तो ये कहीं पे भी हो अपना तापमान क्या रखेंगे, ये स्थिर रखेंगे। अच्छा, ये क्रियाविधि कैसे करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना, पौधे तो ये क्रियाविधि नहीं करते हैं, लेकिन मनुष्य कर सकते हैं। कैसे,
इनके शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, हमेशा स्थिर रहता है। कैसे मेंटेन करते हैं? ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी आने पे ये बहुत ज़्यादा पसीना को जो है निकालते हैं, और जब शीत ऋतु ऋतु आती है यानी जब ठंड के दिन आते हैं तो ये कांपने लगते हैं। कांपने से क्या होता है? तो कांपने से ऊष्मा पैदा होती है, जिसकी वजह से इनके बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कॉन्फॉर्मर्स, यानी संरूपण करना। तो यहाँ पे क्या होता है? तो बहुत से प्राणी यानी प्राणियों की बहुत बड़ी संख्या, लगभग 99% और पौधे, ये स्थिर आंतरिक पर्यावरण नहीं कर पाते हैं। यानी ये क्या होते हैं? तो यहाँ का तापमान परिवेश के तापमान के अनुसार क्या होता है? बदलते रहता है। ठीक है, देख चुके थे हम लोग कॉन्फॉर्मर्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा डायग्राम में। ये देखो क्या हो रहा है? बदलते जा रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पे बदल रहा है। ठीक है, तो यही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्फॉर्मर्स की, इनके जो है शरीर का तापमान क्या होता है? बदलते रहता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, याद रखना कि कॉन्फॉर्मर्स कभी भी, ये मैंने जो है इस टाइप का साइन बनाया है, सिगरेट वगैरह पे लिखा रहता है ना, उस टाइप से, कि ये कभी भी जो है रेगुलेट नहीं कर सकते अपने आप को। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम लोग देख लेते हैं। इसका कारण ये है कि जो मंजूरू है यानी श्रू एंड गुंजन पक्षी, ये क्या होते हैं? इनके लिए ताप नियमन बड़ा खर्चीला होता है। अगर ये ताप का नियमन करेंगे तो बहुत सारे इनके एटीपी या एनर्जी लॉस हो जाती है, इसलिए ये नहीं करते हैं, यानी ये रेगुलेटर्स का काम नहीं करते। मैंने यहाँ पे लिखा है ये मंजरू या श्रू का मतलब क्या होता है? चूहे जैसा। ये गूगल कर लेना, आपको दिख जाएगा। ये तो चूहे जैसा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या होता है जब किसी टर्म्स का मतलब नहीं मालूम रहता है हमें, तो हमें नोट्स में लिख लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि जो जलीय प्राणियों में शरीर के तरल की जो परासरणी सांद्रता रहती है, ये परिवेशी जल की सांद्रता के अनुसार बदलती है। यानी ये जल है और जल में हमारी मछली है। ठीक है, मछली मान लें, मछली है। ये जैसे ही यहाँ की सांद्रता चेंज होंगी, उसी के अनुसार इसकी सांद्रता भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी, यानी बदलते रहती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें स्मॉल एनिमल की, यानी जो छोटे जो है प्राणी होते हैं। याद रखना इनका आयतन कम होता है, लेकिन इनका जो सरफेस एरिया है वो रहता है, वो ज़्यादा रहता है। अब ये चीज़ों को समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। मान लो मैंने यहाँ पे एक पत्थर रख दिया, ठीक है, ये एक पत्थर रख दिया, ये हमारा बन गया पत्थर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि अब मैं यहाँ पे एक बोरा शक्कर डाल दूँ, इस टाइप से डलेंगी शक्कर। ये हमारी शक्कर डाल दी। अब एक बात बताओ, आयतन किसका ज़्यादा है? छोटी चीज़ का। भाई शक्कर तो बहुत छोटी होती है, इसका क्या है? आयतन क्या है? सॉरी, 1 मिनट। हम लोग देखते हैं, ये मैंने गलत लगा दिया मार्क्स। यहाँ देखो, हम लोग बात करें तो आयतन किसका कम है ये बताओ। यहाँ पे वन मिनट, यहाँ पे ये जो हमारा पत्थर है, ठीक है, 1 मिनट, अब आ जाएगा। देखो यहाँ पे हम लोग बात करें, 1 मिनट, 1 मिनट, इसको समझना पड़ेगा, पूरे 1 मिनट का। चलो
इससे समझ लेते हैं। हम लोग यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे एक पत्थर है, यहाँ पे शुगर है, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इस शुगर की, तो ये शुगर का क्षेत्रफल क्या है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एरिया में फैला है। लेकिन इसके आयतन की बात करूँ, इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो हमेशा क्या होता है, कम होता है। वहीं मैं पत्थर की बात करूँ, बहुत बड़ा पत्थर है, यानी हम लोग बात करें इसका क्षेत्रफल क्या है, लेकिन बहुत छोटी सी जगह में है, ठीक है। तो इसके क्षेत्रफल की बात करूँ तो बहुत छोटी जगह में है, लेकिन इसके वॉल्यूम की बात करूँ तो क्या है, बहुत अधिक है, ठीक है, बहुत अधिक है। तो ये याद रखना है। अब यहाँ पे ये समझ गए तो हम लोग ये याद रखना कि जो हमारा स्मॉल एनिमल है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, कम, और क्षेत्रफल क्या होता है, ज़्यादा। ये जैसे ही अब हम लोग बात करें, बाहर ठंड बढ़ती है, बाहर अगर ठंड है तो ये क्या करते हैं, शरीर की ऊष्मा बहुत तेज़ी से क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। इस स्थिति में होता क्या है, तो इस स्थिति में जो है ये उपापचय द्वारा ऊष्मा पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। इस कारण से बहुत छोटे प्राणी जो है बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र हम लोग समझते हैं, बिरले का मतलब क्या होता है, रेयरली, यानी बहुत कम। तो क्या इतना समझ चुके कि हम लोगों ने क्या देखा कि जो छोटे एनिमल है इनका हम लोगों ने बात की, इनका आयतन क्या होता है, कम, सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा। जैसे ही हम लोगों ने बोला ये ठंड में जाते हैं, बाहर ठंड बढ़ती है तो ये शरीर की ऊष्मा बहुत तेज़ी से क्या कर लेते हैं, कम। इस स्थिति में क्या होता है, ये उपापचय द्वारा ऊष्मा पैदा करते हैं, जिससे कि ऊर्जा क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, ठीक है। और बहुत छोटे प्राणी इसलिए हमको बिरले ही ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन जब विकास क्रम के दौरान, जब इन लोगों का विकास हो रहा था, तो क्या हुआ, कुछ जातियों ने नियमन क्षमता क्या कर ली, विकसित कर ली। लेकिन कब, सीमित परास वाली पर्यावरण परिस्थिति में, यानी पर्यावरण परिस्थिति जो है सीमित रेंज में है, तो जो है ये नियमन कर पाते हैं। लेकिन यदि पर्यावरण परास ज़्यादा है तो ये केवल और केवल क्या करते हैं, संरूपण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक के, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट माइग्रेशन की, कि माइग्रेशन में क्या होता है। तो माइग्रेशन किस में होता है, पक्षियों में। ये पक्षी करते हैं माइग्रेशन, यानी क्या होता है, चलो समझते हैं। माइग्रेशन का मतलब ये एक स्थान है, यहाँ ये परमानेंट यहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई तो ये दूसरी जगह पे चले गए, और जब परिस्थिति सामान्य हो गई तो ये रिटर्न अपने घर आ गए, ठीक है। वही लिखा है, जीव क्या करते हैं, दबाव वाली स्थिति में जो इनका पूर्ण आवास है, यहाँ से अस्थायी रूप से, स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से अधिक अनुकूल क्षेत्र में ये चले जाते हैं, और जब दबाव भरी अवधि बीत जाती है तो वे वापस लौटकर घर पे आ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, माइग्रेशन। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें कि प्रत्येक शीतकाल में, ठीक है, प्रत्येक शीतकाल यानी ठंड में यहाँ पे क्या होता है, जो राजस्थान है, राजस्थान में एक जो है राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केवलादेव, ठीक है। ये याद रखना, हिंदी में क्या लिखा है, केवलादेव, या फिर इसको कहते हैं केवलेडो नेशनल पार्क। कहाँ पे है, भरतपुर में। कई बार यही पूछ लेते कि कहाँ पे है, तो ये याद रखना, ये क्या करते हैं, अतिथि के रूप में स्वागत करते हैं। किसका स्वागत करते हैं, साइबेरिया और अत्यधिक ठंडे उत्तरी क्षेत्रों से आने वाले प्रवासी पक्षियों का। तो क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट पॉइंट, सस्पेंड, यानी निलंबित करना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निलंबित करने की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होता है, जीवाणु, कवक और निम्न पादप ये क्या कर लेते हैं, मोटी भित्ति वाले जीवाणु बन जाते हैं, और उपयुक्त पर्यावरण जो है जब आता है तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को अंकुरित कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जीवाणु की बात करूँ, कवक की बात करूँ या निम्न पादप की बात करूँ, तो एक यहाँ पे बीजाणु बन जाते हैं। ये मोटी भित्ति अपने ऊपर जो है ये ग्रहण कर लेते हैं, और जैसे ही उपयुक्त पर्यावरण आता है तो अपने आप को क्या कर लेते हैं, ये अंकुरित कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें उच्च पादप की। उच्च पादप की बात करें तो होता क्या है, ये क्या कर लेते हैं, तो बीज और वनस्पति
जनन संरचना इसमें होती है। तो ये जनन संरचना क्या करती है, ये दबाव को कम करने के लिए प्रसूति में जाकर, यानी ये डोरमेंसी अवस्था में चली जाती है, और जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये फिर क्या हो जाती है, अंकुरित हो जाती है। ये तो पढ़ भी चुके हैं हम लोग, डोरमेंसी अवस्था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्राणियों की। तो प्राणी कैसे करते हैं अपने आप को मैनेज, तो हम लोग यहाँ पे बात करें प्राणियों की, जब तो ये प्रवास नहीं कर सकते, ठीक है। प्रवास का मतलब क्या होता है, माइग्रेट नहीं कर सकते एक स्थान से दूसरे स्थान पे, भाई ये नहीं जा सकते, और फिर बाद में रिटर्न आना ये नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं प्राणी, अगर यहाँ पे कोई ऐसी कोई भयंकर जो है भूकंप वगैरह आ गया तो ये क्या कर लेते हैं, पलायन कर जाते हैं। पलायन का मतलब एक स्थान से ये दूसरे स्थान पर चले जाते हैं लेकिन रिटर्न नहीं आते हैं, तो उसको हम लोग पलायन कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल भालू, भालू की बात करें तो ये 3 टर्म्स यहाँ पे याद रखना। भालू क्या करता है, तो हाइबरनेशन यानी शीत निष्क्रियता, यानी जो गर्मी है उसको निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद घोंघे और मछलियों की बात करें तो ये एस्टिवेशन द्वारा अपने आप को मैनेज करते हैं, यानी ये गर्मी को अपने ये जो है ये भालू क्या करता है, ठंडी को निष्क्रिय कर देता है, और ये क्या करता है, गर्मी को निष्क्रिय कर देता है। इसके बाद बात करें जूप्लैंक्टॉन्स यानी प्राणी प्लवक, आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ये झीलों और तालाबों में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ चले जाते हैं, ये डाइपोज अवस्था में चले जाते हैं। ये डाइपोज का मतलब क्या होता है, ये अपने डेवलपमेंट को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, यानी निलंबित परिवर्धन अवस्था। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद एडाप्टेशन, एडाप्टेशन जो है 3 टाइप से यहाँ पे एनिमल्स करते हैं, मॉर्फोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरल, ठीक है, 3 तरीके से। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसको अच्छे से वीडियो को देखना। देखो ये जो टॉपिक है यहाँ पे डाटा ज़्यादा याद रखना है, तो वीडियो को बार बार देखो तो अपने आप डाटा आपको याद हो जाएगा। और साथ में एनसीईआरटी पढ़ते चलो, एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन वीडियो को बार बार देखो क्योंकि सारी एनसीईआरटी मैंने इसमें कवर की है, ठीक है। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।